कहानी की शुरुआत होती है सूही से, जो सुपरमार्केट में खरीदारी कर रही होती है। वहीं उसकी नजर अचानक एक युवा लड़के पर पड़ती है। बस एक ही नजर में वो उसके दिल को छू जाता है, जैसे वक्त वहीं ठहर गया हो। अगले दिन सुबह सूही उठती है और खुद को तैयार करती है, क्योंकि आज उसका हाई स्कूल का पहला दिन होता है। वो अपनी सबसे अच्छी दोस्त जिए से मिलती है, जो पूरी रात नए स्कूल के बारे में जानकारी जुटाने में लगी रही थी। स्कूल जाते समय सूही गलती से अपना वॉलेट गिरा देती है और उसे उठाता है वही लड़का, जिसे उसने एक दिन पहले सुपरमार्केट में देखा था। और अब पता चलता है कि वो भी उसी स्कूल में पढ़ता है। जब दोनों स्कूल पहुंचते हैं, वो लेट हो जाते हैं और उनके नाम टार्डी लॉग, देरी से आने वालों की सूची में दर्ज कर दिए जाते हैं। उसी वक्त एक और छात्र देर से आता है और अपना नाम लिखे जाने से बचने की कोशिश करता है। लेकिन जब शिक्षक उसकी किताबों पर नाम देखते हैं, तो उसका नाम भी लिख देते हैं, चांग। वो समझाने की कोशिश करता है कि यह उसका नाम नहीं है, लेकिन सबको लगता है कि वो झूठ बोल रहा है। जिए सूही से कहती है कि चांग स्कूल में बहुत मशहूर है। क्लास में उन्हें पता चलता है कि चांग क्लास एक में है और वो किताबें दरअसल एक और लड़के कौन की थी। इसी बीच चांग, वही लड़का जिसे सूही ने सुपरमार्केट में देखा था, कौन के साथ मिलकर वॉलेट स्कूल ऑफिस में लौटा देता है। जब सूही उसे लेने जाती है तो उसे बताया जाता है कि वॉलेट चांग और कौन ने लौटाया था। वो भागती हुई बाहर जाती है उन्हें देखने के लिए, लेकिन गलती से वो कौन को समझती है कि वही वो लड़का है जिसने उसका दिल चुराया था। अगले दिन सभी छात्र मिलिट्री ट्रेनिंग की तैयारी करते हैं। सूही बहुत उत्साहित होती है क्योंकि वो फिर से कौन से मिलने वाली है। हालांकि वो नहीं जानती कि वो दरअसल चांग ही है। ट्रेनिंग के दौरान सभी छात्रों से कहा जाता है कि वे अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और स्नैक्स जमा कर दें। जिए पकड़ी जाती है और उसे सजा मिलती है। कौन उसे देखकर हंसता है, लेकिन सूही, जो अभी भी उसे चांग समझ रही होती है, सजा में उसके साथ खड़ी हो जाती है। बाद में सूही अपनी दोस्त जिए के लिए दवाई लेने क्लिनिक जाती है, जहां उसे पता चलता है कि वहां एयर कंडीशनिंग है। वो थोड़ी देर आराम करने के लिए बीमार होने का नाटक करती है, लेकिन जब असली डॉक्टर आ जाता है तो उसे बाहर निकाल दिया जाता है। वो लौटकर जिए के पास जाती है और पता चलता है कि जिए ने अपना फोन छिपा लिया था। उसी वक्त कौन भी लगभग पकड़ा जाता है, लेकिन वो जल्दी से अपना फोन छिपा देता है। फिर जब वो सीढ़ियों की तरफ जाता है तो वहां उसे सूही मिलती है, जो खुद भी फोन छिपाए होती है। दोनों साथ में डॉन की ओर लौटते हैं और सूही, जो अब भी उसे कौन समझ रही है, उससे पूछती है कि उसका असल कौन से क्या रिश्ता है। चांग बताता है कि वो दोनों बचपन के दोस्त हैं। सूही मजाक में कहती है कि वो उसके लिए फोन छिपा लेगी, क्योंकि उसके पास वो सुरक्षित रहेगा। अगले दिन एक सिंगिंग प्रतियोगिता होती है। सूही घबराते हुए आगे बढ़ती है और कहती है कि वो कौन के साथ परफॉर्म करना चाहती है, लेकिन जब असली कौन मंच पर आता है, वो हैरान रह जाती है। बारिश शुरू हो जाती है और वो अपनी उलझन से बचने के लिए भाग जाती है। बाद में सूही चांग को ढूंढती है और उससे माफी मांगती है कि उसने अब तक उसे गलत नाम से बुलाया था। उस रात सूही, चांग और कौन को नाइट वॉच ड्यूटी दी जाती है। जिए टॉर्च लाने का बहाना करती है ताकि सूही को मौका मिले कि वो चांग से बात कर सके। उधर कौन, जो अंदर से बहुत डरपोक है लेकिन बाहर से बहादुर दिखना चाहता है, वो भी टॉर्च लेने चला जाता है। सूही कोशिश करती है कि चांग से बात शुरू करे, लेकिन वो बहुत कम बोलता है, क्योंकि असल में वो खुद अंदर से डरा हुआ होता है। इसी बीच जिए गलती से इक्विपमेंट रूम में बंद हो जाती है और कौन से मदद मांगती है, पर उससे पहले थोड़ी उसे छेड़ती भी है। कौन उसे बाहर निकालता है। सूही को जब जिए के लेट होने की चिंता होती है तो जिए बाहर से बहादुर बनने का दिखावा करती है, हालांकि अंदर से बहुत डरी हुई होती है। वापस जाते वक्त सूही को लगता है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। वो डर के मारे रोने लगती है। तभी अचानक चांग सामने आता है और मजाक में कहता है, क्या हुआ मिस ब्रेव? दोनों हंस पड़ते हैं। कुछ देर बाद उनका दोस्त वैन आता है और सबके लिए छिपे हुए स्नैक्स निकालता है। वे सब साथ बैठकर बातें करते हैं और अपने बचपन की यादें साझा करते हैं। सूही को पता चलता है कि चांग ने अपना पूरा बचपन सिर्फ पढ़ाई में बिताया, क्योंकि उसके माता पिता उसे खेलने नहीं देते थे। उसकी जिंदगी बस किताबों में सिमटी रही। जब सब बातें कर रहे होते हैं, तभी कोच उन्हें पकड़ लेता है और सबको भागना पड़ता है। अगले दिन सभी छात्र इकट्ठा होते हैं। लड़कियां एक हैंडसम लड़के के चारों ओर घिर जाती हैं, जो गिटार और पियानो दोनों बजा सकता है। उसका नाम है वैन और वो लगभग हर लड़की का क्रश होता है।
यहाँ तक कि जिए का भी। लेकिन सूही का दिल तो सिर्फ चांग के लिए धड़कता है। मिलिट्री ट्रेनिंग खत्म होने के बाद सब वापस स्कूल लौटे हैं। सूही चिंतित होती है कि कहीं स्कूल क्लब्स बंद न कर दिए जाए, क्योंकि ऐसा हुआ तो वो चांग से कम मिल पाएगी। जिए उसे छेड़ती है कि वो चांग को लेकर ज्यादा पागल हो गई है, हर वक्त उसके फोटो फोन में देखती रहती है। वो मजाक में कहती है कि सूही को एक कदम आगे बढ़ना चाहिए, जैसे कि कौन से पूछ ले कि चांग की आदर्श लड़की कैसी है। जिए कौन को अपना लंच देकर रिश्वत देती है, लेकिन कौन परेशान होकर कहता है, मैं क्यों बताऊं। वो वापस आकर सूही को बताती है कि प्लान फेल हो गया। लेकिन जब कौन सूही को मुस्कुराते हुए देखता है तो उसे लगता है कि सूही उसे पसंद करती है, क्योंकि आखिर वो खुद को बहुत स्मार्ट और हैंडसम मानता है। बाद में कौन चांग से पूछता है कि उसकी आदर्श लड़की कैसी है। चांग इस विषय में ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेता और अपने कुत्ते का वर्णन करने लगता है, पर यह बात वो बताता नहीं कि वो कुत्ते के बारे में बोल रहा है। कुछ समय बाद सूही को ये गुणों की जानकारी मिलती है और वो हर वक्त चांग को बताने लगती है कि वो खुद में ये सारे गुण रखती है। एक दिन वो कहती है, मैं अब से बाइक नहीं चलाऊंगी, क्योंकि मैं तो बहुत एथलेटिक हूं, घर तक दौड़कर जाऊंगी। लेकिन जैसे ही वो देखती है कि चांग बस में जा रहा है, वो भी बस में चढ़ जाती है और कहती है, ठीक है, एथलेटिक बनना बाद में सही। बस में वो लगातार चांग से बातें करती है और बताती रहती है कि उन दोनों में कितनी समानताएं हैं। चांग को अचानक कौन के साथ हुई वो बातचीत याद आ जाती है। वो अपना कुत्ता निकालता है और कहता है, जब मैंने अपनी आइडियल टाइप बताई थी, मैं दरअसल अपने डॉग के बारे में बात कर रहा था। घर पहुंचकर सूही जिए से गुस्से में कहती है, मैं इतने दिन से सचमुच एक कुत्ते की तरह बर्ताव कर रही थी। जिए हंसते हुए कहती है, चिंता मत कर, हम तुम्हारी इमेज ठीक कर देंगे। अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। अगले दिन उन्हें पता चलता है कि स्कूल क्लब्स कैंसिल नहीं हुए और सारे छात्र बहुत खुश हो जाते हैं। सभी अपने अपने पसंदीदा क्लब में नाम दर्ज कराते हैं। सूही और कौन साथ स्कूल जाते हैं और सूही उससे कहती है कि वो चांग को मनाए कि वो ड्रामा क्लब में शामिल हो जाए। बास्केटबॉल की जगह वो कौन से वादा करती है कि अगर वो ऐसा करता है तो उसे क्लास की सबसे सुंदर लड़की का फोन नंबर देगी। कौन तुरंत मान जाता है। बाद में वे सब अपने दोस्त फैंग की दादी के रेस्तरां में खाना खाते हैं। फैंग की दादी सबके सामने उसकी बचपन की शरारतें बताने लगती हैं, जिससे वो बहुत शर्मिंदा हो जाता है। वापस लौटते वक्त सूही बस में देखती है कि कोई एक लड़की को परेशान कर रहा है। वो जोर से चिल्लाकर उस आदमी को डांटती है, जब तक कि वो चला नहीं जाता। चांग पूछता है, क्या तुम्हें डर नहीं लगा। सूही मुस्कुराकर कहती है, नहीं, क्योंकि तुम मेरे साथ थे। उसके शब्द सुनकर चांग कुछ पल के लिए चुप रह जाता है। अगले दिन कौन ड्रामा क्लब में नाम लिखवा देता है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि जिए ने जो नंबर दिया था वो उस लड़की का नहीं, बल्कि उसकी मां का नंबर था। कुछ समय बाद वे सभी ड्रामा क्लब की पहली मीटिंग में शामिल होते हैं, जहां क्लब का प्रेसिडेंट दरअसल जिए का क्रश निकलता है। वो खुशी से झूम उठती है और कौन सोचता है कि वो इसलिए खुश है क्योंकि वो क्लब में शामिल हुआ है। अगले दिन अंग्रेजी परीक्षा के रिजल्ट बांटे जाते हैं। सूही बताती है कि उसे अपनी कॉपी नहीं मिली। टीचर कहते हैं कि उसका पेपर गलती से क्लास 1 में चला गया था और वो पूरे स्कूल में सबसे ऊंचे अंक लाई है। चांग जब उस पेपर को देखता है तो हैरान रह जाता है। सूही उसके पास जाकर अपना पेपर मांगती है और देखती है कि चांग को अंग्रेजी में दिक्कत होती है। वो मानता है कि उसे अंग्रेजी विषय मुश्किल लगता है और उसके नंबर अच्छे नहीं आते। सूही मुस्कुराकर कहती है, कोई बात नहीं, मुझे भी फिजिक्स और मैथ में दिक्कत होती है। हर किसी की अपनी ताकत होती है। वो उसे हिम्मत देती है और अंग्रेजी पढ़ने का आसान तरीका समझाती है। इसी दौरान चांग की मां उसके टीचर से बात करती है, जो बताता है कि चांग स्कूल के टॉप छात्रों में से एक है, लेकिन अंग्रेजी में थोड़ा कमजोर है। उसकी मां कहती है कि उसका छोटा भाई लुली उससे ज्यादा अच्छे नंबर लाता है। बाद में चांग की मां उससे बात करती है और कहती है कि उसे अब कोई बड़ी उम्मीद नहीं है, क्योंकि उसका भाई उससे बेहतर है। अगले दिन चांग अपना अंग्रेजी होमवर्क टीचर को दिखाता है। टीचर कुछ गलतियां बताता है और सुझाव देता है कि
वो सूही से ट्यूशन ले। सूही मान जाती है और उसे समझाने लगती है। टीचर मिस्टर लिन अंदर आते हैं और सूही की सिखाने की शैली की तारीफ करते हैं। वो चांग से कहते हैं कि उसे सूही से सीखना जारी रखना चाहिए। चांग थोड़ा शर्मिंदा महसूस करता है। सूही माहौल हल्का करने के लिए कहती है, ठीक है, अगर मैं तुम्हें अंग्रेजी सिखाऊं तो तुम मुझे फिजिक्स और मैथ सिखाओ। अगले दिन क्लास में चांग आत्मविश्वास से एक सवाल का जवाब देता है और कहता है कि सूही की ट्यूशन का असर दिख रहा है। सभी छात्र हैरान रह जाते हैं। एक लड़की जो चांग को पसंद करती है ये सुनकर जल जाती है। दिन के अंत में सूही चांग को कुछ सिंपल नोट्स देती है जो उसने उसके लिए तैयार किए थे, लेकिन चांग उन्हें लेने से मना कर देता है। अगले दिन सूही उसे मनाने की कोशिश करती है, हर वक्त उसके पीछे घूमती है, अपने अंग्रेजी स्कोर की तारीफ करती है, पर चांग पर कोई असर नहीं पड़ता। बाद में जब चांग घर पहुंचता है तो देखता है कि उसकी मां ने लुली के ट्यूटर को बुलाया है। ट्यूटर लगातार लुली की तारीफ करता है और कहता है कि उसके पास एक प्राइवेट ट्यूटर भी है जो उसे बहुत आसान तरीके से सिखाता है। फिर वो चला जाता है। इसी दौरान सूही बाहर खाना खा रही होती है। वो चांग को वहां से गुजरते हुए देखती है और उसे अपने साथ बैठने के लिए कहती है। वो मना करता है, पर सूही जिद करती है और उसे एक निवाला खिलाने पर मजबूर कर देती है, जो उसे अंदर से अच्छा लगता है, भले ही वो बाहर कुछ न कहे। घर लौटते समय चांग आखिरकार सू से कहता है कि वह उसे अंग्रेजी सिखा दे। सू यह सुनकर बहुत खुश होती है और तुरंत मान जाती है। दोनों मिलकर ट्यूशन सेशंस का समय तय करते हैं और चांग यह भी ऑफर करता है कि वह उसे फिजिक्स और मैथ में मदद करेगा। सू इस मौके का फायदा उठाते हुए चांग के साथ फोन नंबर एक्सचेंज कर लेती है। अगले दिन चांग सू का इंतजार करता है और वह आती है, इस बार थोड़ी ज्यादा सजीसवरी हुई। सू मुस्कुराते हुए पूछती है, तो कुछ खास नोटिस किया? चांग मजाक में जवाब देता है, हाँ, तेरी आंखों के नीचे काले घेरे बढ़ गए हैं। सू बिना रुके सेशन शुरू करती है और अपनी आसान तरीकों से उसे इंग्लिश समझाने लगती है। जैसे जैसे दोनों एक साथ पढ़ाई में समय बिताते हैं, उनके बीच की नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। अब जब भी सू स्कूल में चांग को देखती है तो हमेशा उसे हाय कहती है और मुस्कुराती है। बास्केटबॉल प्रैक्टिस के दौरान कोच सू और जिए से कहता है कि उन्हें अतिरिक्त ट्रेनिंग करनी होगी क्योंकि उनकी स्किल्स कमजोर हैं। इसी बीच सू अपनी दोस्तों से बात कर रही होती है, जो मजाक में कहती हैं कि उन्होंने उसे और चांग को कई बार साथ पढ़ते हुए देखा है। उसी वक्त 3 सीनियर स्टूडेंट्स कोर्ट में आते हैं और झगड़ा करने की कोशिश करते हैं। चांग बीच में आता है और उन्हें बास्केटबॉल मैच के लिए चैलेंज देता है। वह और उसकी टीम जीत जाते हैं, जिससे सीनियर सू से माफी मांगते हैं और यहाँ तक कि अपनी बास्केटबॉल भी दे देते हैं। बाद में सू और चांग साथ में पढ़ाई करने बैठते हैं। उधर झेनशन पास बैठी उन्हें घूर रही होती है, जलन के मारे उसका चेहरा लाल हो गया है। जिए भी चांग को बास्केटबॉल खेलते हुए देखती है और उसके चेहरे पर खुशी की चमक आ जाती है। कौन हमेशा की तरह सोचता है कि जिए उस पर फिदा है क्योंकि वह बहुत हैंडसम है, लेकिन जब जिए अचानक खड़ी होकर चांग के लिए चिल्लाती है तो कौन को सच्चाई समझ में आती है और उसे ऐसा लगता है जैसे वह पूरा जोकर बन गया हो। बाद में कौन जिए से पूछता है, तो तुम इतने समय से चांग को देख रही थी? जिए जवाब देती है, हाँ, हर बार जब तुम मेरे सामने बैठते हो मैं उसे देख ही नहीं पाती क्योंकि तुम रास्ता रोक लेते हो। फांग जोर जोर से हंस पड़ता है कौन की हालत देखकर। जब जिए को पता चलता है कि कौन चांग का पुराना दोस्त है तो वह उससे चिपक जाती है और चांग के बारे में लगातार सवाल करने लगती है। जब भी वह चांग के साथ सू को देखती है वह वहां पहुंचकर कह देती है, मैं भी तुम्हारी दोस्त हूँ। वहीं सू क्लास खत्म होने के बाद टीचर की मदद के लिए रुक जाती है ताकि पेपर्स चेक कर सके। चांग हमेशा की तरह उसका इंतजार करता है क्योंकि अब दोनों साथ घर जाते हैं। जब बारिश तेज हो जाती है तो चांग बस से उतरकर सू को ढूंढने जाता है और दोनों साथ लौटते हैं। रास्ते में सू पूछती है, क्या तुम सिर्फ मेरे लिए वापस आए? वह झूठ बोलता है, नहीं, मैं अपने नोट्स भूल गया था, उन्हें लेने आया था। वह आगे कहता है, अगली बार जब बारिश हो और तुम्हारे पास छाता न हो तो टीचर के ऑफिस में देख लेना। सू मुस्कुराती है और कहती है, अगर तुम हर बार वापस आने वाले हो तो मुझे बारिश में इंतजार करने में कोई परेशानी नहीं। चांग शर्मिंदा होकर तेजी से आगे बढ़ जाता है, दिल में एक नई भावना के साथ। अगले दिन ब्रेक के दौरान सू सुपरमार्केट से ढेर सारे स्नैक्स खरीदती है और उन्हें चांग की क्लास में एक नोट के साथ रख देती है। झेनशन यह सब देख लेती है और समझ जाती है कि सू क्या कर रही थी। कुछ देर बाद झेनशन घोषणा करती है कि क्लास की डोनेशन वाली लिफाफा गायब है और जाकर टीचर को रिपोर्ट करती है। वह कहती है कि उसने ब्रेक के दौरान सू को क्लास से निकलते देखा था।
प्रिंसिपल सू को बुलाता है और पूछताछ करता है। टीचर सू की ईमानदारी और भरोसेमंद स्वभाव के बारे में बताते हैं, लेकिन प्रिंसिपल फिर भी झेनशन के आरोपों से प्रभावित हो जाता है। झेनशन हर हाल में सू पर इल्जाम डालना चाहती है, लेकिन सू आत्मविश्वास से सब नकार देती है। वह यहाँ तक कहती है कि झेनशन से भी पूछताछ की जानी चाहिए, क्योंकि वह आखिरी बार क्लास में थी। जब प्रिंसिपल पूछता है कि सू अपनी क्लास छोड़कर दूसरी क्लास में क्यों गई थी, तो चांग बीच में बोल उठता है। वह बताता है कि सू वहां उसकी नोटबुक और स्टडी नोट्स देने गई थी, क्योंकि वह उसे टीचर के कहने पर ट्यूशन दे रही थी। वह यह भी स्वीकार करता है कि उसने सू से कहा था कि वे अपनी स्टडी सेशंस को गुप्त रखें, क्योंकि उसे शर्म आती थी कि एक क्लास 1 स्टूडेंट को ट्यूशन की जरूरत है। यह सुनकर सू निर्दोष साबित होती है और टीचर्स उससे माफी मांगते हैं। झेनशन अब भी मानने को तैयार नहीं होती और कहती है कि सू की बेगुनाही साबित नहीं हुई है। लेकिन मिस्टर लिन सख्ती से कहते हैं कि बिना सबूत किसी पर इल्जाम लगाना और अफवाहें फैलाना गलत है। बाद में सू अपनी दोस्तों को सब कुछ बताती है और मजाक में झेनशन के रोने का अभिनय करती है। यह सब चांग सुन लेता है। उधर चांग की क्लास में झेनशन सू के बारे में अफवाहें फैलाती रहती है कि वह ही पैसे चुराने वाली है और बाकी स्टूडेंट्स को उकसाती है कि वे उससे बदला लें। यह सुनकर चांग गुस्से में एक पेपर मसल देता है और फेंक देता है। अगले दिन जीए सू से कहती है कि वह व्यस्त है और साथ नहीं जा पाएगी, लेकिन सू बाद में देखती है कि जीए चांग कौन और फांग के साथ है। जिज्ञासा में सू उनका पीछा करती है और देखती है कि वे सब कचरे में उस डोनेशन लिफाफे को ढूंढ रहे हैं, ताकि सू की बेगुनाही साबित हो सके। अगले दिन वे क्लासरूम में खोजने का फैसला करते हैं। चांग नोटिस करता है कि झेनशन कितनी शांत और बेपरवाह है। वह उससे पूछता है कि जब वह पैसे की जिम्मेदार थी तो वह खुद मदद क्यों नहीं कर रही। फिर वह कहता है कि वह सबके सामने अपना बैग और किताबें दिखाए। सबके सामने जब वह दिखाती है तो लिफाफा उसकी किताबों के बीच से निकलता है। झेनशन कहती है कि उसे पता नहीं चला कैसे आया, लेकिन सच्चाई सबके सामने आ जाती है। सबके सामने साबित हो जाता है कि सू निर्दोष है। चांग जोर देकर कहता है कि झेनशन को पूरे स्कूल के सामने सू से माफी मांगनी होगी, नहीं तो वह खुद प्रिंसिपल और टीचर्स को बताएगा कि पैसे कहाँ मिले। झेनशन माफी मांगने आती है, लेकिन सू शांत होकर कहती है, मैं तुम्हारी माफी स्वीकार नहीं करती। सिर्फ माफी मांगने से यह नहीं बदल जाता कि तुमने मुझे गलत ठहराया। बाकी छात्र उसकी आत्मविश्वास और हिम्मत से प्रभावित होते हैं और चांग के दिल में उसके लिए और जगह बन जाती है। बाद में पूरी टोली फांग की दादी की दुकान पर इकट्ठा होती है, खाते हैं, हंसते हैं और उनकी दोस्ती और मजबूत हो जाती है। सू को यह भी पता चलता है कि चांग ही वह था जिसने झेनशन से सबके सामने सर्च करने को कहा था। हालांकि वह मना करता है और कहता है कि सबने मिलकर कहा था, सिर्फ मैंने नहीं। फिर वे सब तय करते हैं कि वे एम्यूजमेंट पार्क जाएंगे। दिन के अंत में घर जाते समय चांग सू से पूछता है, अगर तुम नकली आंसू बहा सकती थी तो फिर शिक्षकों के सामने क्यों नहीं रोई। सू मुस्कुराते हुए कहती है, क्योंकि मुझे पता था कि मैं निर्दोष हूँ, इसलिए मुझे उनकी दया की जरूरत नहीं थी। वह उसे धन्यवाद देती है कि उसने उसके लिए खड़ा होकर झेनशन को माफी मांगने पर मजबूर किया। अगले दिन वे सब चाइना ड्रीम पार्क जाते हैं, खेल खेलते हैं, हंसते हैं और कैमरे में यादें कैद करते हैं। उसी दिन के बाद परीक्षा के परिणाम घोषित होते हैं। चांग बहुत खुश होता है क्योंकि उसकी इंग्लिश के नंबर बढ़ गए हैं। वहीं वह सू के फिजिकल एजुकेशन के रिजल्ट्स देखता है। सू उससे कहती है कि वह स्कूल के बाद उसका इंतजार करे। वह करता है, यहाँ तक कि अपनी बस तक मिस कर देता है। जब सू आती है तो वह उसे एक टेडी बियर देती है और कहती है, घर जाकर इसका सरप्राइज खोलना। घर पहुंचकर चांग देखता है कि बियर के अंदर एक रिकॉर्डिंग है जिसमें सू की आवाज आती है। वह कहती है, मेहनत करते रहो और आगे बढ़ते रहो। कुछ दिनों बाद स्कूल में स्पोर्ट्स कंपटीशन की घोषणा होती है। चांग दौड़ में भाग लेने के लिए नाम लिखाता है। बाद में सू अपनी साइकिल पर होती है जब अचानक एक आवारा कुत्ता रास्ते में आ जाता है और वह गिर जाती है, जिससे उसका पैर चोटिल हो जाता है। चांग उसे अस्पताल ले जाता है। वहां जिए भी मिलने आती है। अस्पताल में वे चांग के पिता से मिलते हैं जो डॉक्टर हैं। डॉक्टर सू से काफी प्रभावित होते हैं और उसकी तुलना चांग के भाई कौन से करते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि सू के पैर में चोट है और वह स्कूल के स्पोर्ट्स में भाग नहीं ले पाएगी। चांग उसे घर छोड़ता है और हर दिन उसकी देखभाल करता है, दवा लाता है और वादा करता है कि वह रोज उसे स्कूल छोड़कर आएगा। अगले दिन वह उसका बैग तक उठाकर क्लास तक ले जाता है। बाकी छात्र नोटिस करते हैं कि दोनों के बीच काफी नजदीकी बढ़ गई है। सू भी अब चाहती है कि यह सिलसिला जारी रहे, इसलिए वह चोट का बहाना बनाए रखती है ताकि चांग उसके साथ वक्त बिताए। स्पोर्ट्स डे पर सू खुद फोटो लेने के लिए वॉलंटियर करती है क्योंकि वह भाग नहीं सकती। वह एक स्टूडेंट को चीयर करती है, लेकिन जब चांग यह देखता है तो वह रुक जाती है और जल्दी से उसके पास चली जाती है। चांग मुस्कुराकर कहता है, तो अब तुम्हारी तबीयत ठीक है।
इतनी जोर से चिल्ला भी रही हो? सू घबरा जाती है और सफाई देती है कि वो मेरे क्लास का था, इसलिए चीयर कर रही थी। उसे एहसास होता है कि चांग जल रहा है और उसका चेहरा लाल पड़ जाता है। उसी रात जिए सू को बताती है कि झेंशन भी स्कूल ड्रामा में सिंड्रेला की भूमिका के लिए नामांकन कर चुकी है। अगले दिन सू भारी मतों से जीत जाती है और सिंड्रेला चुनी जाती है। वह जाकर चांग से पूछती है कि क्या उसने उसके लिए वोट दिया था या झेंशन के लिए। जब वह उसे धन्यवाद देती है तो चांग झूठ बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए वोट नहीं किया। लेकिन सू तुरंत पकड़ लेती है क्योंकि वह हमेशा अपनी गर्दन छूता है जब झूठ बोलता है। फिर सू उसे कहती है कि वह उसके साथ रिहर्सल करे, तुम प्रिंस बनो। चांग मान जाता है लेकिन शर्त रखता है, अगर तुम फिजिकल एजुकेशन में 90 से ऊपर स्कोर लाई तभी मैं रिहर्सल करूंगा। सू सारी रात मेहनत करती है और अगले दिन टेस्ट देती है जो चांग के घर पर होता है। टीचर मिस्टर लिन, जो चांग के अंकल हैं, टेस्ट लेते हैं। सू को 85 मिलते हैं और वह निराश होती है। तभी चांग उसके पेपर पर 10 पॉइंट्स जोड़ देता है और कहता है, यह बोनस है तुम्हारी मेहनत के लिए। अगले दिन सब दोस्त फांग के घर इकट्ठा होते हैं रिहर्सल के लिए। फांग की दादी उन्हें देखती हैं और सभी हंसी मजाक करते हैं। एक दिन स्कूल के बाद चेंग ने सू को घर छोड़ने की पेशकश की। रास्ते में वे दोनों थोड़ी देर के लिए रुकते हैं और साथ बैठकर सूर्यास्त को निहारते हैं। कुछ समय बाद नाटक प्ले का दिन आ जाता है, लेकिन दुर्भाग्यवश कियान एक हादसे में घायल हो जाता है और अस्पताल में भर्ती हो जाता है, जिसकी वजह से वह नाटक में हिस्सा नहीं ले पाता। सारा ग्रुप जल्दी जल्दी में नए प्रिंस की तलाश करता है और आखिरकार एक ही विकल्प बचता है, चेंग, क्योंकि वह रिहर्सल्स में मौजूद रहा था। पहले तो चेंग हिचकिचाता है लेकिन सबके मनाने पर वह राजी हो जाता है। नाटक शानदार तरीके से मंचित होता है और सभी उनकी परफॉर्मेंस से बेहद प्रभावित होते हैं। नाटक के बाद सू और चेंग साथ में फोटो खिंचवाते हैं। उसके बाद से सू स्कूल में काफी लोकप्रिय हो जाती है। कई लड़के उसे पसंद करने लगते हैं। यह देखकर चेंग के चेहरे पर जलन साफ दिखाई देती है। दिन के अंत में सू चेंग से कहती है, मैंने सारे लड़कों से दूरी बना रखी है। चेंग पूछता है, अचानक ये क्यों बता रही हो? वह मुस्कुराकर जवाब देती है, बस मैं चाहती थी कि तुम्हें पता चले। यह साफ हो जाता है कि दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए वही भावना है, हालांकि कोई भी इसे जुबान पर नहीं लाता। अगले दिन दोनों एक्वेरियम जाते हैं, जहां वे साथ में सुंदर मछलियों को देखते हैं और हंसी मजाक करते हैं। अंत में उन्हें मछली के आकार वाले कपल मेडल्स दिए जाते हैं, एक सू को और एक चेंग को। कुछ समय बाद अचानक खबर फैलती है कि जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज की वजह से दुनिया खत्म होने वाली है। यह चर्चा छात्रों के बीच मुख्य विषय बन जाती है। इसी दौरान इंटर स्कूल प्रतियोगिता की तैयारी शुरू होती है और सू उस यात्रा के लिए बेहद उत्साहित होती है, क्योंकि यह उसका चेंग के साथ पहला ट्रिप होता है। लेकिन अगली सुबह वे दोनों अलार्म मिस कर देते हैं और ट्रेन छूट जाती है। चेंग कई बार उसे कॉल करता है और सू बताती है कि वह और जिया बस से आएंगे। आखिरकार वे होटल पहुंचते हैं, हालांकि काफी देर से। उधर स्टेशन पर चेंग कौन के साथ इंतजार कर रहा होता है, जो अब जिया के प्रति दिलचस्पी दिखाने लगा है। होटल पहुंचने पर सू को पता चलता है कि उसे किसी और स्कूल की लड़की निंग के साथ रूम शेयर करना होगा। निंग उससे बातचीत में बताती है कि वह मिडिल स्कूल में चेंग को जानती थी। यह सुनकर सू हैरान रह जाती है कि निंग को चेंग के बारे में कितना कुछ पता है और उसके अंदर जलन पैदा होती है। अगले दिन प्रतियोगिता खत्म होने के बाद पूरा ग्रुप चेंग का इंतजार करता है। निंग वहां आती है और सबको खुद से मिलवाती है, साथ ही कहती है कि वह इलाके को बेहतर जानती है, इसलिए सबको घुमाने ले जाएगी। पूरे समय निंग चेंग के साथ चलती रहती है, जबकि सू जिया के साथ पीछे रहती है। निंग सुझाव देती है कि वे सब पास के पहाड़ पर चढ़े, लेकिन सू बहाना बनाती है कि उसकी टांग में दर्द है। जब सब चले जाते हैं तो चेंग वापस उसके पास आता है, कहता है, मैं ऊपर नहीं जा रहा, बाकी लोगों को आने में समय लगेगा, चलो हम दोनों साथ में थोड़ा घूम लेते हैं। फिर दोनों साथ में केबल कार की सवारी करते हैं, समुद्र किनारे टहलते हैं और शहर का भ्रमण करते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ हंसी और तस्वीरों से यादें बनाते हैं। सू अपने पैर का दर्द तक भूल जाती है। शाम को सू अपने अनुभव जिया को बताती है, जो मजाक में कहती है, वाह, हम तो पहाड़ चढ़ते रहे और तुम घूमती रही। कुछ देर बाद सू कुछ लेने के लिए बाहर जाती है और देखती है कि चेंग निंग के साथ बाहर खड़ा है। वह असहज होकर माफी मांगती है और कमरे में लौटना चाहती है, लेकिन चेंग उसे रोककर कहता है, मैं यहाँ निंग से मिलने नहीं, तुमसे मिलने आया हूँ। वह उसे एक गरम कपड़ा देता है, कहते हुए, हीटर काम नहीं कर रहा, ठंड लग जाएगी। उस रात
निंग्स उसे बात करती है और पूछती है, क्या तुम्हारे और चेंग के बीच कुछ है? फिर खुद ही कहती है, मुझे पता है तुम उसे पसंद करती हो, ये तुम्हारे चेहरे पर साफ लिखा है। वह सु को समझाती है कि हार मत मानो, क्योंकि चेंग भी तुम्हारे लिए कुछ महसूस करता है। वह यह भी बताती है कि चेंग अभी भी वही फिश मेडल पहनता है जो सु के पास है। अगले दिन निंग ग्रुप से विदा लेती है। सु को गले लगाकर कहती है, अपने सपनों का पीछा करना मत छोड़ना। यह पता चलता है कि निंग कोई बुरी लड़की नहीं थी, बल्कि एक दयालु और समझदार इंसान थी, जिसके बारे में सबने गलत सोचा था। वापसी की ट्रेन में छात्र दुनिया के अंत की अफवाहों पर बात करते रहते हैं। समाचार के मुताबिक जैसे ही घड़ी में 12 बजेगा, दुनिया खत्म हो जाएगी। सब अपने अपने वीडियो रिकॉर्ड करने लगते हैं, अपने विचार और भावनाएं साझा करते हुए। जब काउंटडाउन शुरू होता है, चेंग अपने ईयरफोन सु को देता है और वह गीत सुनाती है जो वह खुद सुन रहा होता है। जैसे ही घड़ी 12 बजाती है, कुछ नहीं होता। सब हंसी और खुशी से झूम उठते हैं। उधर सु और चेंग अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं। स्कूल लौटने पर सब नोटिस करते हैं कि फेंग दूसरों को ना नहीं कह पाता और लोग इसका फायदा उठाते हैं। एक दिन उसकी दादी की दुकान पर 2 युवक झगड़ा करने आते हैं। फेंग उन्हें अलग ले जाकर समझाता है। असल में वह पहले काफी झगड़ालू लड़का हुआ करता था। वह दोनों को सबक सिखाता है और चोरी किए पैसे वापस ले आता है। दोस्त उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित होकर दौड़ते हैं, लेकिन पहुंचकर देखते हैं कि वह बिल्कुल ठीक है। बाद में वे जान पाते हैं कि पहले वह हर रोज लड़ाई करता था। लोग उससे डरने लगे थे और उसकी दादी स्कूल से उसे निकालने से रोकने के लिए गुहार लगाती थी। तभी फेंग ने बदलने का फैसला किया। वह कहानी खत्म करता है तो उसके दोस्त हंसकर कहते हैं, तो हमें तेरी चिंता करने की जरूरत ही नहीं थी। फिर स्कूल की छुट्टियां शुरू होती हैं। सु को पता चलता है कि चेंग अपने परिवार के साथ दूसरे शहर जा रहा है और वह उदास हो जाती है। वह तय करती है कि उसे फोन के जरिए संपर्क में रहना चाहिए। चेंग भी वादा करता है कि तुम जब भी मैसेज करोगी मैं जवाब दूंगा। सु का परिवार त्योहार की तैयारी में जुटा होता है और वह हर पल की जानकारी चेंग को देती रहती है। उधर चेंग अपने परिवार के नियमों के चलते ज्यादातर समय लाइब्रेरी में पढ़ाई करता है। वह त्योहार की गर्माहट को मिस करता है, लेकिन सु की बातें उसे वह एहसास देती हैं। एक शाम सु को पता चलता है कि वे अपनी दादी के घर त्योहार मनाने जा रहे हैं। पहले तो वह ज्यादा खुश नहीं होती, लेकिन याद आता है कि उसकी दादी का घर उसी शहर में है जहां चेंग रहता है। वह खुशी से झूम उठती है और 2 दिन पहले से ही पैकिंग शुरू कर देती है। वह चेंग को कॉल करके बताती है कि मैं तुम्हारे शहर आ रही हूँ। उधर चेंग के रिश्तेदार उसके भाई लूली की तारीफ करते रहते हैं। वह कितना समझदार, दयालु और मिलनसार है। यह सुनकर चेंग अपने आप को कमतर महसूस करने लगता है। लंबी यात्रा के बाद सु अपनी दादी के घर पहुंचती है। थकी हुई होती है और आराम करने के लिए पायजामा पहनकर सोने जाती है, लेकिन उसकी माँ उसे सुपरमार्केट भेज देती है। वहां उसकी मुलाकात अचानक चेंग से होती है। वह उसे घर छोड़ने की पेशकश करता है और सु उसे दादी के घर तक साथ आने को कहती है। रास्ते में पड़ोसी दोनों को साथ देखकर गपशप करने लगते हैं और सु की माँ को फोन कर देते हैं। उसकी माँ गुस्से में कहती है, मेरी बेटी सुपरमार्केट तेल लेने गई थी और लड़का लेकर वापस आई। जब वे घर पहुंचते हैं, सु का पिता दरवाजे पर झाड़ू लेकर खड़ा होता है, पर जैसे ही उन्हें पता चलता है कि चेंग एक अच्छे परिवार से है और सु को पढ़ाई में मदद करता है, वे उसे डिनर पर रुकने के लिए कहते हैं। डिनर के दौरान चेंग बताता है कि उसे परिवार की गर्माहट की कमी महसूस होती है, क्योंकि उसके घर पर सिर्फ अंक और पढ़ाई की बातें होती हैं। उधर कौन त्योहार अकेले बिताता है, क्योंकि उसके माता पिता दोनों डॉक्टर अपने मरीजों में व्यस्त होते हैं। जिया उसे देखकर दया महसूस करती है और अपने परिवार के साथ त्योहार मनाने के लिए उसे बुला लेती है। छुट्टी के बाद सभी वापस लौटते हैं। जिया के पिता उसे डॉक्टर का धन्यवाद करने ले जाते हैं, जो उसकी दादी का इलाज कर रहे होते हैं। वहां पहुंचकर वह कौन को फॉर्मल कपड़ों में खड़ा देखती है। वह हंसी रोक नहीं पाती और चुपके से उसकी तस्वीर ले लेती है। कुछ दिन बाद कौन को पता चलता है कि उसके माता पिता 1 महीने के लिए यात्रा पर जा रहे हैं। वह उदास तो होता है पर दिखाता नहीं, सिर्फ इतना कहता है, अपना ध्यान रखना। जब फेंग उसे कॉल नहीं कर पाता, वह जिया को भेजता है, क्योंकि वह कौन के करीब है। जिया पहुंचती है तो देखती है कि कौन तेज बुखार में तप रहा है। वह सारी रात उसकी देखभाल करती है, उसके माथे पर ठंडे कपड़े रखती है। सुबह जब कौन उठता है और उसे अपने पास सोते हुए देखता है, तो उसके चेहरे पर सुकून और खुशी छा जाती है, क्योंकि किसी ने उसकी परवाह की। कुछ दिन बाद फेंग आता है और जिद करता है कि
कौन उसके घर और उसकी दादी के साथ रहे जब तक उसके माता पिता लौट नहीं आते। वहां रहकर कौन जिया से कहता है कि वह हमेशा अकेलापन महसूस करता है क्योंकि उसके माता पिता बहुत व्यस्त रहते हैं। जिया उसका हाथ पकड़कर कहती है, अब तुम अकेले नहीं हो, मैं हूं तुम्हारे साथ। अगले दिन चेंग सू को मैसेज करता है, दरवाजा खोलो। वह बाहर जाती है और देखती है कि वह दवा और विटामिन का बैग छोड़ गया है क्योंकि आसपास फ्लू फैल रहा था। बाद में चेंग दिन भर कॉन और फैंग के साथ बिताता है, यहां तक कि रात को वहीं रुक जाता है। शाम को वह सू को कॉल करता है, दवा ली, और फिर उसके घर के नीचे से देखता है कि वह सच में सो गई या नहीं। उसका प्यार साफ झलकता है, लेकिन वह अब भी इसे बोल नहीं पाता। स्कूल में चेंग और फैंग नोटिस करते हैं कि कौन हमेशा जिया के आसपास मंडराता है, हर वक्त उसके साथ रहने का बहाना ढूंढता है। एक दिन जिया कहती है, मैं आज ग्रुप के साथ नहीं चलूंगी क्योंकि मुझे कियान को गिफ्ट देना है। कौन झल्ला जाता है पर कुछ कहता नहीं और चुपके से उसके पीछे निकल पड़ता है। जब जिया कियान की किताबें व्यवस्थित कर रही होती है, उसे एक ट्रैवल एप्लीकेशन मिलता है जिससे पता चलता है कि कियान देश छोड़ने की तैयारी में है। यह देखकर वह हैरान और दुखी हो जाती है और तय करती है कि अब वह उसे अपने दिल की बात बता देगी। अगले दिन जिया एक लव लेटर लिखती है और सू को दिखाती है, लेकिन गलती से वह वही कॉपी जमा कर देती है जिसमें वह चिट्ठी रखी होती है। कियान को वह लेटर सू की नोटबुक में मिलता है। बाद में सू नोटबुक लेने जाती है और महसूस करती है कि कियान किसी बात से परेशान है। स्थिति तब बिगड़ती है जब कियान देखता है कि सू और जिया स्कूल बैंड के एक लड़के से बात कर रही हैं और सुन लेता है कि वे बैंड में शामिल होना चाहती हैं ताकि कियान के करीब आ सकें। वह गलतफहमी में सोच लेता है कि वह चिट्ठी सू ने ही लिखी थी और फिर से उसके साथ ठंडा और दूर व्यवहार करने लगता है। जिम क्लास के दौरान कियान सू को पहले से कहीं ज्यादा मेहनत करवाता है जब तक कि वह पूरी तरह थक नहीं जाती। घर लौटते समय सू उससे उसके बर्ताव को लेकर बात करती है। वह कहती है कि वह उसके साथ ठीक व्यवहार नहीं कर रहा है। वह उसे बताती है कि उसे अपनी कॉपी में जो लेटर मिली थी वह उसकी नहीं थी और यह साबित करने के लिए वह अपनी हैंडराइटिंग दिखाने की बात करती है। वह मजाकिया अंदाज में कहती है, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, लेकिन तुम्हारी सजा ये होगी कि तुम हर दिन मेरी हैंडराइटिंग पढ़ो। अब कियान जानता है कि सू के उसके लिए कोई भावनाएं नहीं है, लेकिन उस रात वह उसकी लिखावट बार बार पढ़ता रहता है, मुस्कुराते हुए। इसी बीच जिया को पता चलता है कि कियान शहर छोड़कर जा रहा है। वह उसे अपने आखिरी पियानो परफॉर्मेंस का टिकट देता है। जिया को लगता है कि उसने उसे खास तोहफा दिया है, लेकिन बाद में पता चलता है कि उसने अपने सारे दोस्तों को टिकट दिए थे। थोड़ा बेवकूफ महसूस करते हुए भी वह उदास नहीं होती और कॉन्सर्ट के लिए बहुत उत्साहित रहती है। वह शॉपिंग के लिए कौन को साथ चलने को कहती है। दोनों मिलकर आउटफिट चुनते हैं ताकि कॉन्सर्ट में वह सबसे अलग दिखे। कॉन्सर्ट वाले दिन जिया बहुत खूबसूरत लग रही होती है। कौन को एहसास होता है कि जिया के दिल में कियान के लिए गहरी भावनाएं हैं। जब वह उसे देखता है तो उसके मन में उनके साथ बिताए गए पलों की यादें लौट आती हैं, लेकिन वह अपनी भावनाओं को दबा देता है। कॉन्सर्ट के बाद कौन जिया को हिम्मत देता है कि वह जाकर कियान से अपने दिल की बात कहे। वह कहता है, मौका हाथ से जाने मत देना। जब जिया कियान को चिट्ठी देती है तो कहती है कि वह बोलकर अपनी बात अच्छे से नहीं कह पाती, इसलिए उसने सब कुछ लिख दिया है। कियान उसका धन्यवाद करता है, लेकिन कहता है कि वह उसे अपनी छोटी बहन की तरह मानता है और उसे परिवार जैसा प्यार करता है। यह सुनकर जिया टूट जाती है, लेकिन अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखती है। वह कहती है, मुझे इसमें कुछ सुधार करना है, बाद में देती हूँ, और चिट्ठी वापस लेकर चली जाती है। वह अकेले में जाकर रोने लगती है, लेकिन कौन वहां पहुंच जाता है और प्यार से सांत्वना देता है। अगले दिन सब लोग एयरपोर्ट पर कियान को विदा करने आते हैं। जिया उसे एक स्टार शेप वाला लटकन देती है ताकि वह उसे हमेशा याद रखे। जब सब अलविदा कहते हैं, कौन कियान से कहता है, मुझे पता है तुम उन चीजों को आसानी से नहीं छोड़ते जिन्हें तुम प्यार करते हो। यह कहते हुए उसकी नजरें जिया पर होती हैं और कियान को समझ आ जाता है कि कौन जिया के लिए क्या महसूस करता है। कुछ समय बाद परीक्षा के परिणाम घोषित होते हैं। टेस्ट कठिन थे, फिर भी चेंग के अंक काफी बढ़ गए होते हैं। ग्रुप एक ट्रिप पर जाने का प्लान बनाता है, लेकिन चेंग की मां मना कर देती है। वह कहती है कि उसके अंक अब भी उसके छोटे भाई से कम हैं, इसलिए छुट्टियां पढ़ाई में लगानी चाहिए। तब अंकल लिन दखल देते हैं। वह मां को समझाते हैं कि इस बार परीक्षा कठिन थी और चेंग ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। आखिरकार वह उसे ट्रिप पर जाने की इजाजत दे देती है। सारे दोस्त बहुत खुश होकर यात्रा पर निकलते हैं। वे कैमरे में पल कैद करते हैं, खेलते हैं, हंसते हैं और मजे करते हैं। लेकिन हालात तब बिगड़ जाते हैं जब जिया और कौन गलती से ग्रुप का सारा पैसा खो देते हैं।
यात्रा मानो खत्म हो जाती है, लेकिन सू सुझाव देती है कि वे पास चल रहे म्यूजिक फेस्टिवल में काम करके कुछ पैसे कमा सकते हैं। सब अपने अपने काम बांट लेते हैं। जिया और कॉर्न टिकट बांटने लगते हैं, जबकि चेंग, सू और फेंग उपकरण उठाने और लगाने का काम करते हैं। काम के दौरान सू को स्टोरेज रूम में भेजा जाता है। वह वहां अंधेरे गलियारों में रास्ता भटक जाती है और अजीब आवाजें सुनकर डर जाती है, लेकिन पता चलता है कि वह आवाज किसी मोबाइल की रिंगटोन थी। चेंग चिंतित होकर उसे ढूंढने आता है और उसे जमीन पर बैठे हुए पाता है। वह उसे शांत करता है। काम खत्म होने के बाद वे थोड़े पैसे कमाते हैं, लेकिन वो अम्यूजमेंट पार्क जाने के लिए काफी नहीं होते। इसलिए वे उसी म्यूजिक फेस्टिवल में डिस्काउंट टिकट पर एंट्री लेने का फैसला करते हैं। शाम को चेंग को अपनी माँ का फोन आता है। वह फिर से उसे उसके भाई से तुलना करने लगती है। चेंग नाराज होकर कहता है कि उसका भाई हर चीज में उससे बेहतर है। सू उसे शांत करती है और मुस्कुराकर कहती है, भले ही मैंने तुम्हारे भाई को नहीं देखा, लेकिन मेरे लिए तुम सबसे हैंडसम हो। अगर तुम्हारा भाई 100% शानदार है, तो तुम मेरे लिए 101% हो। यह सुनकर चेंग का चेहरा खिल उठता है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। दूसरी ओर जिया फेंग और कॉर्न के साथ गेम खेलती है। कॉर्न इस बार उसके साथ बहुत कोमल और प्यारे तरीके से पेश आता है। उसी दौरान कॉर्न को कियान का मैसेज आता है, जो जिया गलती से देख लेती है। मैसेज में लिखा होता है कि कियान ने किसी नई लड़की से मुलाकात की है और उसे पसंद करने लगा है। जिया का दिल टूट जाता है। वह यह बात सू को बताती है। फेंग उसकी आंखों में आंसू देखता है और सोचता है कि वह रो रही है। वह जाकर कॉर्न को यह बताता है। अगले दिन सभी म्यूजिक फेस्टिवल में पहुंचते हैं। वे अपने चेहरों पर डिजाइन पेंट करवाते हैं। चेंग वही डिजाइन चुनता है जो सू ने चुना होता है, और कॉर्न वह जो जिया ने चुना। फेंग हमेशा की तरह कुछ अजीब सा अलग डिजाइन बनवाता है। जैसे ही संगीत शुरू होता है, वे सब नाचते हैं, कूदते हैं और खूब मजे करते हैं। कंसर्ट के दौरान सिंगर अनाउंस करता है कि एक ऑडियंस में से किसी को मंच पर बुलाया जाएगा और चुना जाता है चेंग को। वह स्टेज पर जाकर गाना गाता है और सभी तालियां बजाकर उसका उत्साह बढ़ाते हैं। उसके बाद वे समुद्र तट पर जाते हैं, खेलते हैं, सूरज ढलते देखते हैं और खूबसूरत यादें बनाते हैं। उनका वक्त बेहद खुशी से गुजरता है, लेकिन आखिरकार उनकी छुट्टियां खत्म हो जाती हैं। नई स्कूल सेशन की शुरुआत होती है। फेंग अपने पुराने क्लास से ट्रांसफर होकर सू और जिया की क्लास में आ जाता है। ब्रेक के दौरान चेंग और कॉर्न उससे मिलने आते हैं। फेंग उन्हें गले लगाने के लिए बढ़ता है, लेकिन वे मजाक में उसे नजरअंदाज करके सू और जिया के साथ बैठ जाते हैं। बाद में वे फेंग द्वारा भेजे गए गिफ्ट खोलते हैं, लेकिन जिया को उसके नाम का गिफ्ट नहीं मिलता। बाकी सब हंसते हुए कहते हैं कि जरूर फेंग ने उसके लिए स्पेशल गिफ्ट अलग से भेजा होगा। रात में कॉर्न फेंग से पूछता है कि उसने जिया को क्या गिफ्ट दिया। फेंग कहता है कि उसे समझ नहीं आया कि क्या दे, और वह सुझाव देता है कि कॉर्न उसकी जगह कुछ ले ले। अगले दिन कॉर्न एक नाजुक सी घड़ी वॉच खरीदता है और जिया को देता है। वह कुछ कह नहीं पाता और जिया समझती है कि गिफ्ट फेंग की तरफ से है। वह बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन जिया फेंग के घर पढ़ाई के लिए आती है। वह कहती है कि थोड़े स्नैक्स होने चाहिए और फेंग के कमरे में चली जाती है। वहां उसे कॉर्न और फेंग की चैट दिखती है, जिससे उसे सच्चाई पता चलती है कि घड़ी वास्तव में कॉर्न ने खरीदी थी। दूसरी ओर स्कूल में सू और चेंग साथ में पढ़ाई करते रहते हैं, लेकिन उनकी एक क्लासमेट झेंशन जो उनसे जलती है, चोरी छिपे दोनों की एक तस्वीर खींच लेती है और उसे प्रिंसिपल को भेज देती है। स्कूल के सख्त नियम हैं, लड़के और लड़कियां साथ नहीं बैठ सकते ताकि पढ़ाई में ध्यान भंग न हो। प्रिंसिपल उन्हें बुलाता है, लेकिन चेंग सू का बचाव करता है, कहता है कि वे सिर्फ पढ़ाई कर रहे थे जैसा कि टीचर्स ने कहा था, और उनके बेहतर हुए ग्रेड इसका सबूत है। वह झेंशान पर जलन का आरोप लगाता है और उसे धमकाता है कि सू से दूर रहे। अगले दिन चेंग की मां प्रिंसिपल से मिलने स्कूल आती है। वह बेटे को डांटती है, फिर से उसे उसके छोटे भाई से तुलना करती है और याद दिलाती है कि वह जल्द ही अपने घर के पास वाले स्कूल में ट्रांसफर होगा ताकि यूनिवर्सिटी की तैयारी कर सके। शाम को अंकल लिन उन्हें समझाते हैं कि अभी चेंग को वहीं रहने दिया जाए क्योंकि यह स्कूल उसकी तैयारी के लिए बेहतर है। घर लौटकर चेंग सू को अपने ट्रांसफर की बात बताने की कोशिश करता है, लेकिन डर और झिझक की वजह से उसके व्यवहार में अजीबपन आ जाता है। उधर सू कुछ छात्रों को यह बातें करते सुनती है कि एक लड़का बहुत मेहनती है, लेकिन क्लास 9 की एक लड़की उसे बार बार परेशान करती रहती है। वह सोचने लगती है कि कहीं वह भी चेंग के लिए ऐसी परेशानी तो नहीं। घर जाते वक्त वह माहौल हल्का करने के लिए मजाक करती है, लेकिन चेंग बेरुखी से जवाब देता है। सू आहत होकर माफी मांगती है। रात को वह सोचती रहती है, अफवाहें, चेंग का बर्ताव, सब कुछ, और नतीजा निकालती है कि शायद वह वाकई उसे परेशान कर रही है। अगले दिन स्कूल में वह उससे दूर रहने लगती है। लंच में पास नहीं बैठती, ब्रेक में बात नहीं करती और साथ बस में जाना भी छोड़ देती है। बाद में कॉर्न जिया और फेंग को बताता है कि उसकी माँ ने कहा है
चेंग ट्रांसफर हो रहा है। जिया समझ जाती है कि सू इसी बात से परेशान है। वह सोचती है कि चेंग ने सू को पहले ही बता दिया होगा क्योंकि वे बहुत करीब हैं। वह सू को ढांढस देने की कोशिश करती है। तभी सू को पता चलता है कि चेंग ट्रांसफर हो रहा है और उसे लगता है कि उसने यह बात सबको बता दी, बस उसे नहीं। वह यकीन कर लेती है कि चेंग उसे इसलिए नजरअंदाज कर रहा है क्योंकि उसे उसकी मौजूदगी पसंद नहीं। सू चेंग के घर के बाहर उसका इंतजार करती है और कहती है, मैं तुमसे इसलिए दूर रह रही थी क्योंकि मुझे लगा मैं तुम्हारे लिए परेशानी बन गई हूँ। जब सुना कि तुमने अपने ट्रांसफर की बात सबको बता दी तो लगा शायद मैं तुम्हारे लिए मायने नहीं रखती। चेंग कुछ कह नहीं पाता, बस माफी मांगता है। सू रोते हुए घर चली जाती है और कमरे से वह सब चीजें हटा देती है जो उसे चेंग की याद दिलाती हैं। अगले दिन स्कूल में वह उसे पूरी तरह नजरअंदाज करती है। दिन के अंत में चेंग उसे एक लड़के के साथ चलते देखता है। जिया कहती है कि शायद वह उसी स्कूल का छात्र है। चेंग को बहुत जलन होती है। वह घर जाता है लेकिन किसी चीज पर ध्यान नहीं दे पाता। बाद में वह सुपरमार्केट में सू और उसी लड़के को देखता है जो हंसते पियाते होते हैं। वह तुरंत पास आता है और उसे अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन सू मना कर देती है। वह कहती है कि उसका इरादा कभी उसे परेशान करने का नहीं था। वह उस लड़के के साथ चली जाती है जो बाद में पता चलता है कि उसका कजिन भाई है, पास के स्कूल से। वह लड़का सू से कहता है कि उसे पता है कि वह चेंग को पसंद करती है और बताता है कि चेंग भी उसके लिए वैसा ही महसूस करता है, बस जाहिर नहीं कर पाता। अगले दिन जिया चेंग को बताती है कि वह लड़का सू का कजिन था। यह सुनकर चेंग बहुत खुश हो जाता है। दिन के अंत में वह सू से माफी मांगता है। वह कहता है, मैंने कभी तुम्हें परेशान करने वाली नहीं समझा। मुझे तुम्हारा साथ अच्छा लगता है। मैंने अपने ट्रांसफर की बात किसी को नहीं बताई थी। मैं तुम्हें सबसे पहले बताना चाहता था, लेकिन मुश्किल ये थी कि तुम मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम हो। दोनों एक दूसरे से सुलह कर लेते हैं और सू वादा करती है कि वह उससे संपर्क में बनी रहेगी। अगले दिन स्कूल में चेंग बहुत खुश नजर आता है, पहले जैसा उदास नहीं। कौन मजाक में कहता है, यार तुम्हारा मूड तो कभी ऊपर कभी नीचे रहता है। घर पहुंचकर चेंग को पता चलता है कि उसका छोटा भाई लोली कुछ दिनों के लिए उसके साथ रहने आ रहा है क्योंकि उसके स्कूल में एग्जाम चल रहे हैं। दोनों भाइयों के बीच हमेशा तुलना होती रही है, इसलिए चेंग उससे थोड़ा दूरी बनाए रखता है। अगले दिन स्कूल में लोली को सभी लोग एक जीनियस के रूप में जानते हैं, लेकिन किसी को यह पता नहीं होता कि वह चेंग का छोटा भाई है। परीक्षा खत्म होने के बाद लोली चेंग का इंतजार करता है और कहता है, माँ हमारा इंतजार कर रही है। चेंग ठंडे स्वर में जवाब देता है, वो तुम्हारा इंतजार कर रही है, मेरा नहीं। वो कभी मेरा इंतजार नहीं करती। उनके दोस्त ये बात सुन लेते हैं और तभी उन्हें पता चलता है कि लोली और चेंग असल में भाई हैं। सू को याद आता है कि चेंग ने एक बार कहा था, मेरा भाई मुझसे हर चीज में बेहतर है। अगले दिन स्कूल में हर कोई बस लोली की तारीफ कर रहा होता है। वो कितना होशियार है और चेंग जैसा नहीं है। सू सबको शांत करती है। हर कोई अलग होता है, चेंग भी बहुत अच्छा है। कुछ देर बाद लोली देखता है कि चेंग अपने दोस्तों के साथ हंस रहा है, मजाक कर रहा है। यह पहली बार होता है जब उसने अपने भाई को दूसरों के सामने दिल खोलकर मुस्कुराते हुए देखा। धीरे धीरे चेंग अपने छोटे भाई के करीब आने की कोशिश करता है, चाहता है कि वो फिर से दोस्त बने, लेकिन लोली उसे बार बार दूर धकेल देता है। आखिरकार एक दिन लोली खुद पहल करता है और कहता है, चलो एक वीडियो गेम खेलते हैं। शुरुआत में चेंग मना करता है, लेकिन जब वो देखता है कि लोली उदास है तो मान जाता है। ठीक है, बस एक गेम। दोनों साथ खेलने लगते हैं, हंसी मजाक करते हैं और उनके बीच पुराना प्यार फिर से लौटने लगता है। उसी वक्त उनके माता पिता अचानक कमरे में घुस आते हैं और चेंग पर चिल्लाने लगते हैं, तुम लोली को परेशान कर रहे हो, उसे पढ़ाई से भटका रहे हो। लेकिन इस बार लोली चुप नहीं रहता। वो अपनी माँ से कहता है, गलती चेंग की नहीं है, मैंने उससे खुद खेलने की जिद की थी। आप कभी बिना पूछे उस पर इल्जाम लगा देती हैं। उस रात लोली घर से चुपके से निकल जाता है। सब लोग उसे ढूंढने निकलते हैं। चेंग परेशान है, डर रहा है कि उसका भाई कहीं चला न जाए। आखिरकार सू लोली को ढूंढ लेती है और उसके पास बैठ जाती है। वो मुस्कुराकर कहती है, मैं सू हूं। लोली कहता है, मुझे पता है, मैंने तुम्हें चेंग के साथ देखा है। वो आगे कहता है, मुझे लगता था कि चेंग हमेशा उदास रहता है, शायद वो ऐसा ही है। लेकिन जब मैंने उसे तुम्हारे और दोस्तों के साथ देखा तब समझ आया कि गलती उसकी नहीं थी, गलती हमारे माँ पापा की थी। मैं अपने भाई को बहुत प्यार करता हूँ। मुझे वो दिन याद आते हैं जब हम साथ खेलते थे, जब मैं उसकी परवाह करता था। लेकिन माँ की लगातार तुलना ने हमें अलग कर दिया। कुछ देर बाद चेंग वहां पहुंच जाता है और अपने भाई को देखकर राहत महसूस करता है। रात को सू सब कुछ चेंग को बताती है। उस रात चेंग अपने भाई के बगल में सो जाता है।
उनके बीच की दीवारें आखिरकार टूट जाती हैं। अगले दिन लोली अपनी परीक्षा का आईडी कार्ड भूल जाता है। जब उसे याद आता है तो चेंग दौड़कर उसे कार्ड देने जाता है। आखिरकार दोनों भाइयों के बीच फिर से प्यार और समझ लौट आती है। कुछ दिनों बाद लोली वापस अपने स्कूल लौट जाता है, लेकिन सु के लिए एक पत्र छोड़ जाता है। उसमें लिखा होता है, धन्यवाद सु, तुम्हारी वजह से मेरे और चेंग के रिश्ते में सुधार आया है। मैंने उसे कई बार तुम्हारा टेडी बेयर पकड़े सुना है, जिसमें तुम्हारी आवाज रिकॉर्ड है। वो उसे बार बार सुनता है। कुछ समय बाद सभी लोग सु के जन्मदिन के लिए गिफ्ट खरीदने निकलते हैं। कौन देखता है कि जिया को एक ब्रेसलेट पसंद आया है, तो वह वही ब्रेसलेट खरीद लेता है। जब जिया पूछती है, क्या तुम्हें मैं पसंद हूं? वो मुस्कुराकर कहता है, मैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों पसंद करूं? सिर्फ इसलिए कि तुम चांद जैसी खूबसूरत हो। तुम्हारे बाल, तुम्हारी पलकें, तुम्हारी आंखें सब कमाल की हैं। नहीं, इसलिए नहीं। वो झूठ बोलता है, जबकि उसके मन में भावनाएं गहरी हैं। सु का जन्मदिन आता है। वो मिस्टर लिन की मदद करने जाती है और लेट हो जाती है। वो सबको मैसेज करती है, आज मत मनाओ, किसी और दिन कर लेंगे। लेकिन जब वह लौटती है तो देखती है कि सभी उसके लिए बाहर खड़े हैं, केक लिए, मोमबत्तियां जलाए, मुस्कुराते हुए। वो रो पड़ती है खुशी से। बाद में चेंग उसे गिफ्ट देता है, एक कैमरा, क्योंकि उसे फोटोग्राफी बहुत पसंद है। अगले दिन चेंग उससे कहता है, तुम वही यूनिवर्सिटी ज्वाइन करना जहां मैं जा रहा हूं। सु वादा करती है कि वह कोशिश करेगी। इस दौरान चेंग को फोन इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं होती, तो दोनों एक दूसरे को पत्र लिखकर बात करते हैं। अपने रोज के पल, सपने, पढ़ाई और भावनाएं साझा करते हैं। जिया अब तक यह नहीं जानती कि उसे क्या पढ़ना है, लेकिन कौन उसे समझाता है कि वो लोगों को समझने में बहुत अच्छी है। और इस तरह जिया को एहसास होता है कि उसे जर्नलिज्म पढ़नी है। इस बीच मिस्टर लिन को पता चलता है कि सु वही यूनिवर्सिटी ज्वाइन करना चाहती है जहां चेंग जा रहा है। वो कहते हैं, वहां सिर्फ वही लोग एडमिट होते हैं जिनके खेलकूद में भी अच्छे अंक होते हैं। अगर तुम चाहो तो किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में भी आवेदन कर दो, बैकअप के लिए। सु उनकी सलाह मानती है और एंट्रेंस एग्जाम देती है। वो पास हो जाती है। फिर स्कूल आती है, जहां चेंग उसे देखकर बहुत खुश होता है। दोनों साथ टहलते हैं, बातें करते हैं। सु बताती है कि उसने एक और यूनिवर्सिटी में भी आवेदन किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। अब सब अपनी पढ़ाई में जुट जाते हैं। परीक्षाएं खत्म होती हैं और ग्रेजुएशन डे आता है। सब दोस्त साथ में फोटो खिंचवाते हैं। चेंग अब उसी यूनिवर्सिटी में है, लेकिन सु उसे बहुत मिस करती है। अचानक वो उसे सामने खड़ा देखती है। चेंग उसके ग्रेजुएशन पार्टी में आया है। दोनों फिर से तस्वीरें खिंचवाते हैं, मुस्कुराते हुए। इस बीच फेंग की दादी की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और उन्हें सर्जरी के लिए अस्पताल ले जाया जाता है। फेंग अकेला होता है, लेकिन उसके दोस्त उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते। वे तब तक वहीं रहते हैं जब तक डॉक्टर यह नहीं कह देते कि दादी ठीक है। फेंग आंसुओं में कहता है, आज मुझे लगता है मैं बड़ा हो गया हूं। लेकिन चाहे कोई कितना भी बड़ा हो जाए, दोस्तों की जरूरत कभी खत्म नहीं होती। उस रात चेंग सु से कहता है, कल मेरे साथ बाहर चलोगी? सु मुस्कुरा कर कहती है, जरूर। वो जिया को बताती है कि वह अपना प्यार जताने वाली है। वो पूरी तैयारी करती है, कपड़े, जगह, माहौल, सब। लेकिन उसकी हर कोशिश किसी न किसी तरह गड़बड़ा जाती है। उधर कौन जिया से अपने दिल की बात कहना चाहता है, लेकिन उसी वक्त वो सुनता है कि जिया अपने दोस्तों से कह रही है, मैं अपने किसी दोस्त के साथ रिश्ता नहीं रखना चाहती, क्योंकि इससे हमारी दोस्ती खत्म हो सकती है। कौन चुप रह जाता है। दूसरी तरफ सु के साथ बातचीत के बीच चेंग अचानक कह देता है, मुझे तुम पसंद हो। सु लाल हो जाती है। दोनों एक साथ लौटते हैं, हाथों में हाथ लिए। घर पहुंचकर सु विश्वास नहीं कर पाती कि अभी क्या हुआ, और चेंग घर जाते हुए मुस्कुरा रहा होता है, दिल में हल्कापन और खुशी। अगले दिन सु अपनी यूनिवर्सिटी परीक्षा पास कर लेती है। वो उसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाती है जहां चेंग है। दोनों अगले दिन सूर्योदय देखने का वादा करते हैं। सु खुद को तैयार करती है, कल्पना करती है उस पल की। वो जानती है कि कौन भी उनके साथ आएगा, क्योंकि वो अब चेंग के घर पर ठहरा है। अचानक जिया भी आ जाती है। मैं आई हूं सु को कौन से बचाने। तीनों के बीच खूब मजाक चलता है। जब जिया देखती है कि कौन चेंग और सु के बीच बैठा है, तो वह बहाने बनाकर उसे अलग ले जाती है। उसी दौरान कौन जिया से कहता है, मैं विदेश जा रहा हूं, मेडिकल की पढ़ाई करने, और तुम पहली इंसान हो जिसे मैंने बताया। जिया सन्न रह जाती है, उसके चेहरे पर दर्द साफ झलकता है। सुबह फेंग उठता है और देखता है कि चेंग सु को बाहों में लिए हुए है। उनका राज सबके सामने आ जाता है। सब मिलकर सूर्योदय देखते हैं। वो पल बेहद खूबसूरत होता है।
अगले दिन कौन विदेश चला जाता है। जिया चुपचाप बैठी उनके सारे पलों को याद करती है, पहली मुलाकात से लेकर आखिरी मुस्कान तक। हर कोई अब अपनी यूनिवर्सिटी और नई जिंदगी की ओर बढ़ जाता है। सू अब यूनिवर्सिटी पहुंचती है। वो एक लड़के से पूछती है, गर्ल्स हॉस्टल कहाँ है? वो मुस्कुराकर कहता है, मैं लिनान हूँ। उसी पल उसे सू पसंद आने लगती है। बाद में सू चेंग के कमरे की खिड़की पर दस्तक देती है, चलो डिनर पर चलते हैं। दोनों खूबसूरत शाम साथ बिताते हैं। अगले दिन मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान सू बीमार हो जाती है। कमांडर लिनान को कहता है कि वो उसे ट्रेन करे। ट्रेनिंग के बाद वो थक कर गिर जाती है। चेंग उसे खुश करने के लिए उसके पसंदीदा खाने और चीजों के साथ आता है। गर्ल्स डॉम में बाकी लड़कियां चेंग की तस्वीर देखकर कहती हैं, कितना हैंडसम है, और शर्त लगाती हैं कि सू उसे अपने प्यार में नहीं डाल सकती। सू हंसती है और कहती है, देखना, मैं कर दिखाऊंगी। हालांकि सच्चाई यह होती है कि वो पहले से ही एक दूसरे से प्यार करते हैं। बाद में सू मीडिया विभाग में शामिल होती है, जहां लिनान हेड है। वो उससे दोस्ती बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन सू हर बार दूरी बना लेती है। एक दिन सू चेंग से कहती है, मेरी जगह तुम क्लास अटेंड कर लेना, मैं प्रोजेक्ट में बिजी हूँ। जब प्रोफेसर हाजिरी लेता है तो चेंग और लिनान दोनों उसकी उपस्थिति का जवाब देते हैं, और प्रोफेसर समझ जाता है कि सू मौजूद नहीं है। बाद में लिनान सू से कहता है, मैं बस मदद करना चाहता था, मुझे नहीं पता था कि तुमने किसी और से कहा है। फिर चेंग अपनी फ्लैश ड्राइव सू के पास भूल जाता है। सू उसे लौटाने जाती है और कहती है, मेरे प्रेजेंटेशन के बाद ये वीडियो साइड में देख लेना। दुर्भाग्य से वीडियो फाइल्स गड़बड़ा जाती है, और क्लास प्रेजेंटेशन में उनका पर्सनल वीडियो, उनके साथ बिताए हुए यादों का वीडियो चल जाता है। सारे स्टूडेंट्स तालियां बजाते हैं, उन्हें छेड़ते हैं। सू शर्म से लाल हो जाती है, लेकिन चेंग अंदर से बेहद खुश होता है। अगले दिन सू मीडिया टीम की मीटिंग में जाती है। उसकी रूममेट बताती है कि जब लिनान को पता चला कि सू को सर्दी है, तो उसने उसके लिए दवा भेजी थी। वो कहती है, मुझे लगता है लिनान तुम्हें पसंद करता है। मीटिंग के बाद लिनान कहता है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। लेकिन सू कहती है, मेरा बॉयफ्रेंड लेने आ रहा है। और तभी चेंग वहां आ जाता है। अब चेंग अपने प्रोजेक्ट में एक लड़की चो के साथ काम कर रहा होता है, जिसने खुद उसे इस प्रोजेक्ट के लिए चुना था। चो के मन में चेंग के लिए भावनाएं हैं। वो हर वक्त उसके आसपास रहती है, तस्वीरें पोस्ट करती है, और उसके अकाउंट पर उसकी हर फोटो को लाइक करती है। सू ये सब देखकर परेशान हो जाती है। वो सीधे चो के पास जाकर कहती है, कृपया ये फोटोज हटा दो, और थोड़ी सख्ती से उसे डांट देती है। चो रोते हुए मीटिंग में जाती है और सबको बताती है कि सू ने उसे बुली किया, लेकिन कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता। जब चेंग को यह बात पता चलती है, वो कहता है, अगर मेरी गर्लफ्रेंड को किसी चीज से तकलीफ हुई है, तो मैं भी चाहता कि वो फोटोज डिलीट हो जाए। लेकिन चो का ड्रामा यहीं खत्म नहीं होता, वो और भी चालें चलती है। आखिरकार सू अपनी समझदारी और आत्मविश्वास से चो को पीछे हटने पर मजबूर कर देती है। वो अब और कोई झगड़ा नहीं करती, और चंग बहुत खुश है कि अब सब कुछ ठीक चल रहा है। गलतफहमियों को दूर करने और अफवाहों को खत्म करने के लिए चंग खुद अपनी सोशल मीडिया पर सू की तस्वीर पोस्ट करता है और सभी को बताता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। पूरा कॉलेज दंग रह जाता है, और सबको अब सच पता चल जाता है। थोड़े समय बाद छुट्टियां शुरू होती हैं, और दोनों अपने होम टाउन लौटने की तैयारी करते हैं। इस बार सू कहती है कि उसे अपने माता पिता को उनके रिश्ते के बारे में बताना होगा। चंग मुस्कुराकर कहता है कि वह पहले से ही अंकल लिन को जानता है। जब सू के माता पिता उन्हें साथ देखते हैं, वो पहले तो हैरान होते हैं, लेकिन फिर मुस्कुराकर खुश हो जाते हैं। वे चंग को अपने घर बुलाते हैं और परिवार की तरह अपनाते हैं। अगले दिन सू उसके अंकल से मिलने जाती है। अंकल उसे धन्यवाद देते हैं कि उसने चंग की जिंदगी बदल दी। वो अब पहले जैसा बंद और अकेला लड़का नहीं रहा। वो कहते हैं, तुम्हारे आने से वो सच में मुस्कुराना सीखा है। सू को तब पता चलता है कि चंग छुट्टियों में अपने अंकल के घर ही रहेगा, ताकि वह सू के करीब रह सके। दोनों साथ साथ पूरी छुट्टियां बिताते हैं, हंसते हुए, घूमते हुए, और एक दूसरे को और गहराई से समझते हुए। साल बीतते जाते हैं। दोनों अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ते हैं। एक दूसरे को हमेशा कड़ी मेहनत करो, सपनों को मत छोड़ो कहकर प्रोत्साहित करते हैं। हालांकि वे अपने पुराने दोस्तों से दूर रहते हैं, फिर भी वे रोज वीडियो कॉल्स करते हैं, ताकि ऐसा लगे कि जैसे वे अब भी हाई स्कूल के दिनों की तरह एक दूसरे के पास हैं। सू ग्रेजुएट हो जाती है, और कोन अब भी विदेश में पढ़ाई में व्यस्त है। टाइम जोन अलग होने की वजह से उनकी कॉल्स छूट जाती है, लेकिन हर कोई अपने क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा होता है, जैसा उन्होंने हाई स्कूल में वादा किया था। हर कोई अपने सपनों की दिशा में मेहनत कर रहा होता है। ग्रेजुएशन डे आता है, और चंग फूलों का गुलदस्ता लेकर सू के साथ आता है।
वो दोनों अब साथ रहते हैं, एक छोटे से घर में जो उनके काम के पास है। सू अब एक ट्रांसलेटर के रूप में काम करती है और चंग एक बेहतरीन एरोनॉटिकल इंजीनियर बन चुका है। वे एक दूसरे के करियर में हमेशा सहारा और हौसला बनते हैं। एक दिन सू को एक प्रोजेक्ट मीटिंग के लिए दूसरे शहर जाना पड़ता है। वह होटल में बैठी सीढ़ियों पर भूखी होती है। तब उसकी दोस्त खाना लाती है और बताती है कि बॉस ने बहुत पी रखी है, जल्दी निकल जाओ वरना मुश्किल हो जाएगी। सू डर जाती है और आधी रात को होटल छोड़ देती है। रेलवे स्टेशन पर बैठकर घर लौटने का इंतजार करने लगती है। वह चंग को झूठ बोलती है कि सब ठीक है, लेकिन उसकी आवाज सुनकर चंग को तुरंत महसूस हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है। वो तुरंत अपनी कार लेकर आता है, उसे ढूंढ लेता है और बिना कुछ कहे उसे गले लगा लेता है। वो कहता है, मुझे तुम्हारी आवाज से ही पता चल गया था कि तुम ठीक नहीं हो। उधर कौन भी जिया के करीब आने की कोशिश करता है। वह उसे डिनर के लिए बुलाता है, पर जिया कहती है कि उसका पहले से एक अपॉइंटमेंट है। कौन कहता है, कोई बात नहीं, मैं भी वहीं चलूंगा। संयोग से जिया उसी रेस्टोरेंट में किसी और के साथ होती है और जब कौन उसे देखता है तो उसे जलन होती है। चंग उसे देख लेता है और पूछता है कि उसने अभी तक अपने दिल की बात क्यों नहीं कही। कौन बताता है कि उसे डर है कि अगर उसने प्रपोज किया और जिया ने मना कर दिया तो शायद वह उसे दोस्त के रूप में भी खो देगा। चंग और फैंग दोनों उसे समझाते हैं, अगर तुमने अभी नहीं बताया तो शायद जिंदगी भर पछताओगे। आखिरकार कौन हिम्मत जुटाकर एक पुराने हाई स्कूल रियूनियन में जाता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि जिया वहां होगी। वहां वह देखता है कि जिया किसी और दोस्त के साथ डांस कर रही है, तो वो चुपचाप एक कोने में चला जाता है। बाद में जिया की दोस्त उसे बताती है कि जिया ने कबूल किया था कि वो कौन से प्यार करती है, लेकिन डरती थी कि उसे वो पसंद नहीं करेगा। ये सुनकर कौन दौड़ता हुआ उसके पास जाता है और अपना पुराना लव लेटर देकर अपने प्यार का इजहार करता है। जिया के चेहरे पर मुस्कान फैल जाती है और अब वो आधिकारिक रूप से एक जोड़ी बन जाते हैं। अब सभी दोस्त फिर से मिलते हैं, चंग और सू, कौन और जिया, और बेचारा फैंग जो अब भी अकेला है। वो कहता है, वाह, सबको प्यार मिल गया सिवाय मेरे। लेकिन जल्द ही फैंग एक बड़ा प्रोजेक्ट जीतता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उससे पूछा जाता है कि उसकी मेहनत की प्रेरणा क्या है, वो कहता है, मेरे लिए प्रेरणा हमेशा सू रही है। वो हमेशा मुझ में विश्वास रखती थी और मुझे सिखाया कि कभी हार मत मानो। इसके बाद चंग सू को एक नए घर में ले जाता है। वो घर जो उसने उनके लिए खरीदा है। वो उसे एक वीडियो दिखाता है जिसमें उनकी पूरी यात्रा दिखाई देती है, पहली मुलाकात से लेकर हर मुस्कुराहट, हर आंसू, हर पल। वीडियो खत्म होते ही चंग घुटनों पर बैठकर उसे प्रपोज करता है। सू की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो हाँ कहती है। कुछ समय बाद उनकी शादी होती है। सारे दोस्त शामिल होते हैं, खुशियां, संगीत, हंसी और प्यार से भरा माहौल। फिर एक दिन सू बताती है कि वो गर्भवती है। चंग खुशी से झूम उठता है। उसे यकीन नहीं होता कि वो अब पिता बनने वाला है। सालों बाद दोनों अपने हाई स्कूल यूनिफॉर्म्स पहनते हैं और फिर से उसी स्कूल लौटते हैं जहां उनकी कहानी शुरू हुई थी। वे उसी जगह खड़े होते हैं जहां चंग ने पहली बार सू को देखा था और वहीं फिर से एक दूसरे से कहते हैं, शायद किस्मत हमें हमेशा यहीं से जोड़ती है।